एपिसोड 51 एसएसएस जोड़ टियर रिवॉर्ड। ये नेशनल कॉलेज स्पोर्ट्स एसोसिएशन क्या है? लक्ष्मण ने पूछा, क्योंकि उसे इसके बारे में कुछ नहीं पता था और न ही उसे इसकी कोई परवाह थी। ये सभी स्टूडेंट प्लेयर्स के लिए एक तरह का बोर्ड है और तुम भी उनके अंडर आते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें आसानी से जाने दिया क्योंकि तुम्हारा उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। हरीश ने कागज को टेबल पर रखते हुए कहा। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी मैं मुफ्त में नहीं खेल रहा, लक्ष्मण ने कहा और कागज उठा लिए। उन पेपर्स में हजारों शर्तें लिखी हुई थीं। लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर गौरव की तरफ देखा और अजीब सी मुस्कान दी क्योंकि उसे कागजी काम और ऐसी ऑफिशियल भाषा के बारे में धेला भी समझ नहीं आता था। हमने अपनी 13 वकीलों की टीम के साथ तुम्हारे लिए सब कुछ चेक कर लिया है और सच बताऊं तो ये जिंदगी बदल देने वाली डील है, गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, मैं इस मामले में तुम पर भरोसा करूंगा क्योंकि अगर मैं डूबा तो तुम भी मेरे साथ डूबोगे। हे, लक्ष्मण हंसा। जाहिर सी बात है। तो कल तुम्हारी प्रेस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फिक्स हो गई है। इसका मतलब है कि ये बस दिखावे के लिए एक इवेंट होगा, लेकिन असली काम ये है। मुझे अपना बैंक अकाउंट नंबर दो, हरीश ने कहा और फिर लक्ष्मण का बैंक अकाउंट नंबर ले लिया। हरीश ने लक्ष्मण को साइन करने का इशारा किया क्योंकि उसे 20 से ज्यादा जगहों पर साइन करने थे। लक्ष्मण, तुम क्या कर रहे हो? अश्मिका और अन्या वहां आ गईं और कोच के साथ एक बहुत ही फॉर्मल दिखने वाले आदमी को देखकर वे थोड़ा चौंक गईं। अश्मिका और अन्या, प्लीज थोड़ा इंतजार करो, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट भरना है, फिर हम बात कर सकते हैं, लक्ष्मण ने माफी मांगने वाले लहजे में कहा। अश्मिका और अन्या लक्ष्मण की टेबल के पास बैठ गईं और उसे एक के बाद एक साइन करते हुए देखने लगीं। फोन पर बात करने के बाद हरीश वापस आ गया। आखिरी साइन करने के बाद लक्ष्मण ने कागज गौरव को दे दिए, जो बेहद खुश दिख रहा था। वह खड़ा हुआ और एक बार फिर लक्ष्मण से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और हाथ मिला लिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके फोन पर एक मैसेज पॉप अप हुआ। डिंग, आपके खाते में 120 करोड़ जमा कर दिए गए हैं। डिंग, मिशन पूरा हुआ। ग्रेड एसएसएस जोड़ 800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इनाम, मेगा स्टार ऑरा जोड़ अपीयरेंस। जैसे ही लक्ष्मण ने वो इनाम देखा, उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। वो शायद 100 करोड़ या शायद 1 अरब डॉलर के बारे में सोच रहा था, लेकिन इस चीज ने तो उसे कुछ अजीब ही दे दिया। ये मेगास्टार का क्या बकवास है? लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने गहरी सांस ली और सोचा कि इसके बारे में बाद में निपटेगा। लक्ष्मण, अपने बैंक में कॉल करके अकाउंट चेक करो, पैसे ट्रांसफर हो गए हैं। और तुम्हें क्या हुआ है? तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो? हरीश ने पूछा। उसने देखा कि लक्ष्मण लगभग रोने वाला था, जैसे कोई मर गया हो। कुछ नहीं, मुझे बस उनका मैसेज आया, पैसे मिल गए हैं, लक्ष्मण ने अपना बैंक का मैसेज दिखाते हुए कहा। रिंग रिंग, लक्ष्मण का फोन बजा। अनजान नंबर से कॉल था। उसने फोन उठाया और उनकी बात सुनकर उसका मूड खराब हो गया। सर, आपके अकाउंट में 120 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। मैंने बस कंफर्म करने के लिए कॉल किया था कि आपको मैसेज मिल गया है या नहीं। बैंक के लिए ये टेक्नोलॉजी नई है और इसमें से लगभग 43.44 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में काट लिए गए हैं। आपका कुल बैलेंस अब 84.38 करोड़ रुपए है। अपनी पेमेंट कंफर्म करने के बाद लक्ष्मण ने कॉल काट दिया। अब वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसके पास उम्मीद से कम पैसे थे। तुम्हें टैक्स भी देना होता है, गौरव ने साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स को एक फाइल में रखते हुए कहा। खैर, उन्होंने पहले ही ले लिया, लक्ष्मण ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। शायद तुम्हें एक और फाइलिंग की जरूरत पड़ेगी। मैं अपने अकाउंटेंट्स के साथ वो कर दूंगा, तो तुम इसकी चिंता मत करो, गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने तुरंत कोई पेमेंट नहीं मांगी। अपने बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए होना कैसा लगता है? बधाई हो। अपने बाल कटवा लो और कल दोपहर 3 बजे तैयार रहना, हरीश ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण को पीछे से गले लगाया और फिर वहां से चला गया। अश्मिका और अन्या अपनी आंखों के सामने ये सब होता देख सदमे में थीं। वे इतनी हैरान थीं कि उनके मुंह खुले के खुले रह गए। लक्ष्मण बस अपने उदास चेहरे के साथ वहीं बैठा रहा, मानो आज हर चीज ने उसे धोखा दे दिया हो। लक्ष्मण ने एक बार फिर गहरी सांस ली और फिर लड़कियों को पास आने का इशारा किया। अश्मिका और अन्या ने वही किया जो उसने कहा। वे उसी टेबल पर बैठ गईं जिस पर वो था। उसका उदास चेहरा देखकर वे बहुत कंफ्यूज थीं। ठीक है अश्मिका और अन्या, मैं तुम्हारे प्लान में शामिल हूं। एक छोटा ऑफिस और सब कुछ सेट करने के लिए अभी तुम्हें कितने पैसों की जरूरत होगी? लक्ष्मण ने पूछा। उसके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उसे दर्द बहुत हो रहा था। अभी
खैर, मान लो लगभग 1.2 करोड़ रुपए, बेशक हमारी सैलरी के साथ, अश्मिका ने कहा। वो अभी भी कंफ्यूज थी कि बस कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए इसे इतने पैसे क्यों मिल रहे थे। छोटा हूं, उन्होंने तुम्हें पैसे क्यों दिए? अन्या ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर ये सवाल पूछा। खैर, क्या तुम जानती हो कि मुझे किसने पैसे दिए? लक्ष्मण ने पूछा। ये बहुत साफ था कि उन्हें कुछ नहीं पता था, इसलिए उन्हें पहले बताना थोड़ा शो ऑफ करना होगा, और वैसे भी वो अपना मूड ठीक करना चाहता था। तुम्हें किसने पैसे दिए, और क्यों? अन्या ने पूछा। वो कभी किसी चीज के बारे में इतनी जिज्ञासु नहीं होती थी, और इसीलिए वो बस हैरान एक्सप्रेशन के साथ अपने दोस्त को देख रही थी। ये दिल्ली डायनामोस नाम की एक टीम है, उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं, लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका इरादा बस शो ऑफ करना था, लेकिन अन्या वो नहीं देख रही थी, वो बस उसकी मुस्कान देख रही थी। होश में आओ, अश्मिका ने अन्या के कंधे पर थपकी दी, लेकिन वो इस स्टोरी टेलर और उसकी मुस्कान में खोई हुई थी। क्या तुम अब डायनामोस के प्लेयर हो? अश्मिका ने पूछा, वो भी थोड़ी हैरान थी। हाँ, मैं उनका नया प्लेयर हूँ, शायद कल तुम मुझे न्यूज़ में देखोगी, लक्ष्मण ने एक नटखट मुस्कान के साथ कहा, लेकिन अन्या का दिल तो लगभग बेकाबू हो चुका था। अपनी इमेजिनेशन में वो एक कूल क्रिकेट प्लेयर को मैदान पर दौड़ते हुए देख रही थी, जबकि वो उसके पीछे सैंडविच लेकर दौड़ रही थी। मुझे भी भूख लगी है, अन्या ने तब कहा जब उसका ख्याली पुलाव टूटा और वो वापस अपने सीधे साधे चेहरे में आ गई। कोई इस लड़की को एक सैंडविच लाकर दो, लक्ष्मण ने जोर से कहा, लेकिन पूरे कैफेटेरिया में किसी ने जवाब नहीं दिया, इसलिए उसे खुद उसके लिए एक सैंडविच लाना पड़ा। तो चलो यहाँ असली मुद्दे पर बात करते हैं। हमें बुनियादी ढांचा तैयार करने और एक छोटा ऑफिस लेने के लिए लगभग 1.2 करोड़ रुपए की जरूरत होगी, वरना वो डेवलपर्स इसकी परवाह भी नहीं करेंगे, अश्मिका ने अन्या के हाथ में सैंडविच को घूरते हुए कहा। ठीक है, मेरे साथ चलो। हालांकि मेरे पास ठीक 1.2 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन मेरी कार में कुछ कैश पड़ा है, लक्ष्मण ने कहा। उसकी कार में लगभग 1,19,84,000 रुपए नकद थे, जबकि उसके सिस्टम में फरारी खरीदने वाला रिवॉर्ड अभी भी बाकी था। तुम्हारे पास कार है, ये तो बहुत अच्छी बात है, अश्मिका ने मुस्कुराते हुए कहा। वो असल में इस जूनियर को कम आंक रही थी। हाँ, अब मेरे पास 2 कारें हैं। चलो मेरी क्लास शुरू होने से पहले चलते हैं, लक्ष्मण ने कहा, फिर अपना बैकपैक उठाया और हॉस्टल से बाहर निकल गया। हॉस्टल उन स्टूडेंट से भरा हुआ था जो आलस में पड़े थे, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में बहुत कम लोग ऐसे थे जो अपना समय बर्बाद कर रहे थे। सूरज अभी तक निकला नहीं था, इसलिए लक्ष्मण अंदाजा लगा सकता था कि रात ठंडी होगी, और उसे कुछ जैकेट्स खरीदने की जरूरत थी क्योंकि उसकी अलमारी में एक भी नहीं थी। जो वो पिछले साल पहनता था, वो उसके भाई को दे दी गई थी क्योंकि वो बहुत छोटी हो गई थी। तुम्हारी ये कार कहाँ है? धत्तेरे की। शुरुआती सदमा खत्म होने के बाद अश्मिका ने हमेशा की तरह कार दूर होने की शिकायत की। पास ही है, बस मेरे साथ आओ। शायद तुम दोनों को कैश ले जाने के लिए अपने बैकपैक्स की जरूरत पड़ेगी। मैं तुम्हें अपनी पे स्लिप भी दे दूंगा ताकि तुम उसे मेरी तरफ से जैसे चाहो इस्तेमाल कर सको, लक्ष्मण ने कहा, उसके पैर एक पल के लिए भी नहीं रुके। अश्मिका और अन्या को लक्ष्मण के साथ चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो ऐसे चल रहा था मानो दौड़ रहा हो, उसकी फिटनेस कमाल की थी। लक्ष्मण 7 मिनट में गैराज पहुंच गया और फिर दूसरी मंजिल पर अपनी वीआईपी पार्किंग स्लॉट की तरफ गया। आओ, मेरी यहाँ प्राइवेट पार्किंग है। लक्ष्मण ने उन्हें दूसरी मंजिल पर आने का इशारा किया, और जब वे अंदर गईं, तो उन्होंने एक लाल रंग की कार देखी जो बहुत महंगी लग रही थी। ये फरारी है। यार, तुम तो अमीर हो, अश्मिका ने लक्ष्मण की पीठ थपथपाते हुए कहा। हाँ, बस ठीक ठाक हूँ। ये लो, लक्ष्मण ने कार खोली और पैसेंजर सीट पर नोटों की गड्डियां रखी थीं। अश्मिका और अन्या जो देख रही थीं, उससे वो पूरी तरह दंग रह गईं। उन्होंने पहले कभी इतना कैश नहीं देखा था, और ये सब ऐसे पड़ा था जैसे कुछ हो ही ना। क्या हो अगर हम ये पैसे लेकर भाग जाएं, या इससे भी बेहतर बाहर किसी को कुछ ना बताएं? अश्मिका ने एक नटखट मुस्कान के साथ कहा। खैर, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें उसके साथ आने को कहा। दूसरी बात, वो मेरे पैसे हैं। अगर तुमने उनके बारे में सोचने की हिम्मत भी की तो मेरे अंदर का जानवर बाहर आ जाएगा। लक्ष्मण बस उन्हें डरा रहा था क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता था, और वे भी कुछ नहीं करेगी क्योंकि वे कैंपस के अंदर काफी इज्जतदार लोग थे। तुम बहुत कंजूस हो, मुझे लगा था कि तुम नेशनल क्रिकेट टीम में जाओगे और हमें ये पैसे दोगे। हे आओ, अन्या, ये पैसे ले लो। अश्मिका ने ये कहा और पैसे ले लिए, लेकिन वो खुश नहीं दिख रही थी।
ये सब करने के बाद वे गैराज से निकल गईं, जबकि लक्ष्मण बस अपना फोन देख रहा था क्योंकि उसकी क्लास 10 मिनट में शुरू होने वाली थी। क्या तुम लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? लक्ष्मण ने पूछा कि क्या ये लड़कियां बहुत कमजोर हैं या अनन्या बहुत मजबूत है। माँ, मेरे पास एक है, अश्मिका के पास नहीं है, अन्या ने घबराते हुए कहा। बहुत बढ़िया, मुझे खुशी है कि वो तुम थी, अन्या। अब ये लो, इस कार को ऑफिशियल कामों के लिए इस्तेमाल करो। लक्ष्मण ने अपनी BMW कार की चाबियां अन्या की तरफ उछाली, जो कैच नहीं पकड़ पाए और उसे जमीन से उठानी पड़ी। ये हॉस्टल के सामने खड़ी है। लक्ष्मण ने इतना कहा और चला गया। वो अपनी क्लास की तरफ दौड़ा, जबकि अश्मिका और अन्या केवल उसकी पीठ देख पा रही थी। ये लड़का पागल है। क्या तुम पक्का? अश्मिका ने पीछे से लक्ष्मण को देखते हुए शक भरे चेहरे के साथ पूछा। मुझे पक्का यकीन है कि वो बहुत क्यूट है, अन्या ने जवाब दिया। उसकी आंखें अभी भी लक्ष्मण पर टिकी थीं और उसके हाथों ने वो चाबियां कसकर पकड़ रखी थीं जो उसने अभी उसे दी थीं। डैम, ये BMW कार है, अश्मिका अन्या के हाथ में चाबियां देखकर चिल्लाई। चलो कार को चेक करते हैं, अन्या ने एक दुर्लभ मुस्कान के साथ कहा। दूसरी तरफ लक्ष्मण 1 मिनट लेट था, क्योंकि क्लास सबसे दूर वाली बिल्डिंग में थी। दोपहर 4 बजे क्लास खत्म होने के बाद वो अपने हॉस्टल लौटा और अपनी कार को वहां ना देखकर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। कमरे में घुसने के बाद सबसे पहला काम उसने नहाने का किया, फिर उसने अपने कपड़े बदले, लेकिन उसने कुछ खाया नहीं और बैठ गया। फिर उसे सिस्टम से अपना नया SSS जोड़ रैंक मिशन पूरा करने का गिफ्ट मिला, लेकिन 5 सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। 5 सेकंड के बाद उसके सामने एक ट्रांसपेरेंट लोडिंग स्क्रीन जैसी बार आ गई। 1%, 0.4%, 0.12%। लक्ष्मण को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसने प्रोसेस को खत्म होने दिया, वैसे भी वो कुछ कर नहीं सकता था। डिंग, 100% पूरा हुआ। ये पूरा होने के बाद लक्ष्मण को कुछ महसूस नहीं हुआ। पानी पीने के बाद कुछ अजीब हुआ, उसे कमजोरी महसूस हुई और वो जमीन पर गिर पड़ा। 5 सेकंड और बीतने के बाद वो बेहोश हो गया। उसका फोन बजता रहा, लेकिन वो फर्श पर बेहोश पड़ा था। अनन्या, जो उसका इंतजार कर रही थी, शाम के 5:30 बजने पर गुस्सा हो गई और चली गई। शाम 6 बजे वो बमुश्किल अपनी आंखें खोल पाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ट्रक ने उसे कुचल दिया हो और उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। 5 मिनट बाद वो थोड़ी ताकत जुटा पाया और जमीन से धीरे धीरे उठने की कोशिश की। उसे भयंकर प्यास और भूख लग रही थी। लक्ष्मण शुरू में घबरा रहा था, लेकिन वो शांत हुआ और जितना हो सके शांति से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहा था। पर्याप्त ताकत मिलने के बाद वो बिस्तर पर बैठ गया, फिर एक बोतल पानी पिया और फिर वो शीशे के पास गया ये देखने के लिए कि उसे इतनी अनकंफर्टेबल फीलिंग क्यों आ रही थी। शीशे में खुद को देखकर लक्ष्मण हैरान रह गया। वो बमुश्किल खुद को पहचान पा रहा था। चेहरे के फीचर्स तो वही थे, लेकिन वो पहले से बहुत अलग लग रहा था। वो लंबा दिख रहा था, पहले से साफ तौर पर लंबा, और उसका चेहरा हालांकि वही था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई हो। वो बेहद हैंडसम लग रहा था, और सबसे खतरनाक चीज उसकी आंखें थीं। उसकी आंखें लाल थीं। बेहोश होने से पहले उसे पक्का यकीन था कि उसकी आंखें भूरे रंग की थीं, इसलिए वो इस बात को लेकर बहुत कंफ्यूज था। आंखें लगभग चमक रही थीं। वो किसी ऐसे शैतान की तरह लग रहा था जो इस नश्वर दुनिया की औरतों को लुभाने के लिए जिंदा हुआ हो। फक, मैं अपने परिवार का सामना कैसे करूंगा? ये कहते हुए लक्ष्मण ने शीशे में और भी अजीब तरीके से देखा। उसकी आवाज मर्दाना हो गई थी, सुपर मर्दाना, और कानों को बहुत सुकून देने वाली। उफ, मैं इस तरह के बदलाव का क्या करूं? ये कहते हुए लक्ष्मण ने कपड़े उतारते हुए अपने शरीर का सबसे जरूरी हिस्सा चेक किया, क्योंकि उसके कपड़े अब उसके लिए बहुत तंग हो गए थे। वाह, क्या ये मेरा है? ये तो कम से कम 6 इंच का है और सॉफ्ट है। व्हाट द फक? लक्ष्मण, हालांकि वो अपने मौजूदा बदलाव से उतना खुश नहीं था, लेकिन इस चीज ने उसका मूड थोड़ा ठीक कर दिया। उसका पूरा शरीर बदल गया था। उसका पेट अब सपाट नहीं बल्कि एब्स से भरा हुआ था और बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा था। लक्ष्मण को हमेशा बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डिंग उतनी कूल नहीं लगती थी, लेकिन ये उसके लिए ठीक था। वो पूरी तरह से मस्कुलर दिख रहा था, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं, लगभग परफेक्ट, और उसके बाल कंधों तक बढ़ गए थे, जो हालांकि उस पर जच रहे थे, लेकिन उसे लंबे बाल पसंद नहीं थे। जब वो सोच रहा था कि क्या पहने, तो उसने अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन अपनी आंखों के सामने चमकता हुआ देखा। लक्ष्मण ने उस पर क्लिक किया और एक छोटी सी डिटेल देखी जो उसे पसंद आई। क्योंकि उसे सिस्टम से कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा था,
लेकिन इस पॉपअप ने कम से कम कुछ तो साफ कर दिया। डिंग। सुपरस्टार एक ऐसा व्यक्ति जो अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करता है, चाहे वह खेल हो, एंटरटेनमेंट या कोई अन्य डोमेन, अपने टैलेंट और उपलब्धियों के लिए व्यापक पहचान और प्रशंसा हासिल करता है। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर। मेगास्टार कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी शोहरत और प्रभाव उनके विशिष्ट क्षेत्र से परे हो, जो विभिन्न संस्कृतियों और उद्योगों में जाना और मनाया जाने वाला एक ग्लोबल आइकॉन बन जाए। उदाहरण, शाहरुख खान। पॉप अप देखकर लक्ष्मण को कुछ हद तक समझ आ गया कि क्या हो रहा था, लेकिन फिर भी वो किसी भी चीज के बारे में पक्का नहीं था। मैंने इससे कई बार बात करने की कोशिश की लेकिन फेल रहा। ये ज्यादा से ज्यादा मेरे इमोशंस पर रिएक्ट करता है। लक्ष्मण सिस्टम के बारे में सोच रहा था, ये अजीब था और कभी कभी सबसे अजीब चीजें करता था। लक्ष्मण ने बस एक गहरी सांस ली और फिर अपनी पैंट पहन ली, जो अब लगभग उसके घुटनों तक आ रही थी और उसके पैरों को बहुत कसकर जकड़े हुए थी। डैम इट! लक्ष्मण ने गाली दी और फिर अपनी टी शर्ट को पहनते समय फाड़ दिया। उसने बस अपनी सबसे ढीली शर्ट पहन ली, जो थोड़ी टाइट लग रही थी, और फिर अपना फोन उठा लिया। लक्ष्मण ये देखकर हैरान रह गया कि पहले ही 6:45 हो चुके थे और अनन्या के 56 मिस्ड कॉल्स थे। उसने समय बर्बाद नहीं किया, अपनी कार की चाबियां ली और अपने हॉस्टल से निकल गया। वो सीधे अनन्या के अपार्टमेंट में जाकर माफी मांगने वाला था और उसे लेकर मुंबई जाने वाला था ताकि अपने लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीद सके। वो अब बड़ा और बहुत ज्यादा मस्कुला हो गया था। मुझे वहां रहते हुए अपने बाल भी थोड़े ट्रिम करवा लेने चाहिए। लक्ष्मण बाहर गया। कई लोगों ने उसे देखा लेकिन उसके पास नहीं आए, और चूंकि लगभग रात हो चुकी थी, इसलिए वो किसी की नजर में आने से कुछ हद तक बच सका। गैराज पहुंचकर उसने उसे खोला और अपनी सिल्वर कार देखकर वो मुस्कुराया, क्योंकि ये चीज अब उसे स्वर्ग जैसी लग रही थी। लोग उसे बहुत ज्यादा घूर रहे थे, इसलिए उसे बस किसी तरह छिपना था, और ये कार छिपने का एक बढ़िया साधन थी। लक्ष्मण अंदर बैठा और तुरंत अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस किया, क्योंकि वो कार के अंदर बहुत ज्यादा जगह ले रहा था। लक्ष्मण की असल हाइट 5 फीट 10 इंच थी। अब उसे ये भी नहीं पता कि वो कितना लंबा हो गया है या उसका वजन कितना है। लक्ष्मण ने अपनी कार का दरवाजा लॉक किया, फिर शीशे चढ़ाए और उसे स्टार्ट किया। V12 इंजन कोई मजाक नहीं था, कार बिल्कुल उसी की तरह थी। अब ये बहुत ज्यादा ध्यान खींच रही थी। फक, मुझे लगा था कि ये कार मुझे कम नजरों में लाएगी, लेकिन फरारी को देखते हुए लोगों को देखो। चेह! लक्ष्मण ने अपनी कार की स्पीड बढ़ाई और जब भी वो टर्बो को छूता, उसकी कार सड़क पर सरपट भागती और स्पीड की वजह से उसका सिर पीछे चला जाता। अनन्या की अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंचकर उसने बिल्डिंग के सामने कार पार्क की और फिर पैसेंजर सीट पर 6.8 करोड़ रुपए कैश मटेरियलाइज किया, क्योंकि वो ये उसके सामने नहीं कर सकता था। फिर कार को ध्यान से लॉक करके वो ऊपर गया। उसने कई बार दरवाजा खटखटाया और 5 मिनट बाहर इंतजार किया, जिसके बाद उसे किसी के दरवाजा खोलने की आवाज सुनाई दी। लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया? अनन्या ने पहले तो उसे गुस्से भरी नजरों से देखा, फिर उसमें हुए बदलावों को देखकर वो हैरान रह गई। खैर, मैं खुद एक्सप्लेन करना चाहूंगा, लेकिन दुकानें बंद हो जाएंगी, इसलिए चलो चलते हैं। हम मुंबई जा रहे हैं। मुझे तुरंत कपड़ों की जरूरत है। कल मेरी प्रेस कॉन्ट्रैक्ट सेरेमनी है, लक्ष्मण ने कहा, और इससे पहले कि वो कोई रिएक्ट कर पाती, उसने उसे एक राजकुमारी की तरह अपनी बाहों में उठा लिया और फिर नीचे ले आया। वाह, मुझे पता था कि तुम अमीर हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा है। अपनी सीट पर कैश देखकर अनन्या ने कहा। बस इसे अपने पैरों के पास रख लो और आराम से बैठ जाओ, सिर खुजलाते हुए लक्ष्मण ने कहा। अनन्या बस मुस्कुराई। वो इस अरबपति और उसकी अजीब हरकतों से सुन्न होती जा रही थी। अनन्या अपने पजामे में थी, लेकिन फिर भी वो बेहद हॉट और खूबसूरत लग रही थी। उसकी चिकनी और परफेक्ट गोरी स्किन इतनी सुंदर थी कि लक्ष्मण ने इस इमरजेंसी सिचुएशन में भी कार में घुसने से पहले उसे पूरे 5 सेकंड तक देखा। लक्ष्मण, तुम्हें क्या हुआ? कार के अंदर बैठने के बाद अनन्या ने पूछा। वो असल में नोटों की गड्डियों पर बिल्कुल सही से बैठी थी और कंफर्टेबल लग रही थी। प्यूबर्टी, लक्ष्मण ने हल्के लहजे में कहा और फिर अपनी कार स्टार्ट कर दी। थोड़ा और चलाने के बाद लक्ष्मण ने अपना फ्यूल मीटर देखा। वो लगभग खाली था, इसलिए उसने अपनी कार पास के गैस स्टेशन की तरफ मोड़ ली, लेकिन उनके पेट्रोल की क्वालिटी बहुत खराब थी, इसलिए वो आगे बढ़ गया। राइट लो, वहाँ एक रिलायंस पेट्रोल पंप है, अनन्या ने कहा, क्योंकि वो यहाँ अक्सर ड्राइव कर चुकी थी, इसलिए उसे इसके बारे में पता था। अपना सिर हिलाते हुए लक्ष्मण ने अपनी कार राइट मोड़ ली और कुछ मिनट चलाने के बाद उसने एक बड़ा पेट्रोल पंप देखा। वो बहुत कलरफुल और अच्छा था। लक्ष्मण फिर आगे बढ़ा और हाई ऑक्टेन पेट्रोल के पास कार खड़ी कर दी और सिर्फ 5 मिनट लगे और टैंक फुल हो गया।
लक्ष्मण ने 3,600 रुपये चुकाए और फिर अनन्या के साथ वहां से निकल गया। उसकी अगली मंजिल मुंबई थी। वो आज ही कपड़े और सब कुछ खरीदने वाला था क्योंकि कल दुनिया के सामने उसका बड़ा डेब्यू होने वाला था। जैसे ही वो ड्राइव कर रहा था, इससे पहले कि वो हाईवे पर चढ़ पाता, उसने अपनी कार साइड में लगा ली क्योंकि तभी एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। डिंग, आपका ऑरा और अपीयरेंस जन्म से ही इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब से हर कोई जिसे आप जानते हैं वह इसे महसूस करेगा और उसी के अनुसार बर्ताव करेगा। नोटिफिकेशन देखकर लक्ष्मण असल में कंफ्यूज हो गया। उसे पक्का समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। फिर उसने अनन्या की तरफ देखा जो बस खिड़की से बाहर देख रही थी। अनन्या, क्या मैं बहुत बदला हुआ लग रहा हूँ? लक्ष्मण ने पूछा। वो कंफर्म करना चाहता था कि क्या उसने सिस्टम नोटिफिकेशन को सही समझा है। नहीं, तुम हमेशा की तरह ही हैंडसम हो। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अनन्या ने पूछा। वो सच में कंफ्यूज दिख रही थी। कुछ नहीं हे। लक्ष्मण मुस्कुराया और फिर एक बार फिर से कार स्टार्ट की। उसकी अभी की मंजिल लिंकिन रोड, मुंबई थी। वो सिस्टम से काफी खुश था। अब उसे बातें नहीं बनानी पड़ेंगी या ये एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि वो इतना कैसे बदल गया। वो खुद जैसा है वैसा रह सकता था और लाइफ एंजॉय कर सकता था। लेकिन ये चमकती लाल आंखें कुछ और ही हैं। लक्ष्मण बड़बड़ाया जबकि उसकी कार हाईवे पर तेजी से दौड़ी और रात के अंधेरे में गायब हो गई। लिंकिन रोड पहुंचने में उन्हें 55 मिनट लगे। फरारी की आवाज बहुत सारे लोगों का ध्यान खींच रही थी और लक्ष्मण नर्वस हो रहा था क्योंकि उसका रूप अब नॉर्मल नहीं रहा था और ऐसी लग्जरी कार के साथ वो एक अजीब स्थिति में फंस गया था। उसने बॉम्बे बुटीक नाम की एक दुकान के सामने कार खड़ी की। दुकान बहुत बड़ी थी, इसलिए उसने यहां से अच्छे कपड़े लेने और रास्ते में अपने बेहद टाइट कपड़े बदलने के बारे में सोचा। लक्ष्मण ने दुकान के सामने गाड़ी पार्क की और जैसे ही उसने ऐसा किया, किसी ने पहले ही उसकी कार की फोटो खींच ली, जिससे वो थोड़ा मुस्कुराया और डर भी गया। अपना सिर हिलाते हुए लक्ष्मण अपनी कार से नीचे उतरा और तुरंत दुकान में घुस गया। अनन्या ने फिर उसे थोड़ा गुस्से से देखा, लेकिन वो अपने पजामे में ही नीचे उतरी और दुकान के अंदर चली गई। लक्ष्मण ने अपनी लापरवाही के लिए माफी मांगी, लेकिन वो अभी भी थोड़ी गुस्से में थी और खूबसूरत औरतें गुस्से में होने पर भी खूबसूरत ही लगती हैं। लक्ष्मण दुकान के अंदर आगे बढ़ा। दुकान बहुत बड़ी थी, ये 3 मंजिला थी और हर फ्लोर पर प्रीमियम क्लास के कपड़े और कई ब्रांडेड आइटम्स थे। लक्ष्मण ने बहुत बेताबी से पैंट्स की तलाश की क्योंकि उसकी मौजूदा पैंट किसी भी वक्त फट सकती थी, इसलिए वो पास के एक बड़े पैंट गैलरी में गया। ये जगह महंगी लग रही थी। जैसे ही वो पैंट गैलरी की तरफ जा रहा था, एक सेल्सवुमन अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान लिए वहां आ गई। सर, ये कई ब्रांड्स के डिजाइनर ट्राउजर्स हैं जिनकी प्राइस रेंज भी एक जैसी ही है। वो बहुत प्रोफेशनल थी और हालांकि उसने देखा कि लक्ष्मण ने खराब कपड़े पहने हुए हैं, फिर भी उसने उसे चारों ओर दिखाया। ठीक है, यही सही है। लक्ष्मण ने तुरंत अलग अलग रंगों के 10 पीस चुन लिए। सर, मैं इन्हें आपके लिए पैक कर देती हूँ। हर पीस 1,06,640 रुपये का है। ये काउंटर पर आपका इंतजार करेंगे, सेल्सवुमन ने एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। लक्ष्मण ने सदमे में अपना सिर हिलाया। उसने कभी नहीं सुना था कि पैंट्स की कीमत इतनी ज्यादा हो सकती है। यहां तक कि अनन्या भी थोड़ी हक्की बक्की रह गई। लक्ष्मण ने बस 8 लाख रुपए की गड्डी उस महिला को दे दी और चेंजिंग रूम में एक काली पैंट ले गया और उसे बदलने के बाद बेहद कंफर्टेबल महसूस कर रहा था। ये उसका टोटल बजट था जो उसने अभी दिया था, लेकिन उसने सिर्फ पैंट खरीदी थी। मैम, मेरे पैसे कार में हैं, मुझे उन्हें ले आने दीजिए, लक्ष्मण ने कहा क्योंकि उसके पैसे कार में थे और वो सच में इस सुपर महंगी दुकान से निकलना चाहता था। मैं तुम्हारे लिए ले आती हूँ हनी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि लक्ष्मण क्या सोच रहा था, इसलिए उसने मदद करने की कोशिश की। क्या शानदार पत्नी है सर। कृपया इस तरफ आइए, हमारे पास डिजाइनर सूट्स हैं जिन्हें हमारे पर्सनल टेलर द्वारा तुरंत कस्टम मेड किया जा सकता है। सेल्स लेडी ने अनन्या द्वारा दिए गए मौके का फायदा उठाया और उसे खुश करते हुए भारी कमीशन पाने के लिए अपना प्रोडक्ट भी पुश किया। हाँ लक्ष्मण बेबी, जाकर चेक करो। मैं तुम्हारे लिए 80 लाख ले आती हूँ, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर कार की चाबियां ली और चली गई। उसके दिमाग में लक्ष्मण एक अरबपति का बेटा था, इसलिए इतने पैसे कुछ भी नहीं थे। उसने उसे एक सुपर महंगी कार दी थी। लक्ष्मण ने बस हार मान ली, वैसे भी वो यहाँ आ चुका था और ये चीजें बहुत अच्छी लग रही थी। वो सेल्सवुमन के साथ चला और एक ऐसी जगह पहुंचा जहां बहुत सारे सूट थे और वो सभी बेहद महंगे लग रहे थे।
सर, ये रेमंड्स कस्टम सूट्स हैं, ये पहले से ही 85% बने हुए हैं। जब आप अपनी नाप देंगे तो यहाँ का टेलर आपके लिए एक परफेक्ट फिट बना देगा। सेल्सवुमन ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उस बूढ़े टेलर की तरफ इशारा भी किया जो इसमें एक्सपर्ट लग रहा था। लक्ष्मण ने सिर हिलाया और सफेद, काले, ग्रे, बर्फीले नीले, डस्की पिंक और बरगंडी रंग के सूट चुने जो ठीक लग रहे थे। बहुत बढ़िया पसंद सर, ये सूट आप पर बहुत जचेंगे। खैर, बहुत ईमानदारी से कहूं तो आप पर हर चीज जचेगी सर, सेल्सवुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। वो असल में अब ध्यान दे रही थी कि ये आदमी कितना हैंडसम है, माइथोलॉजी के किसी ग्रीक गॉड की तरह। थॉर, सेल्सवुमन ने लक्ष्मण की तरफ देखते हुए ऐसे कहा जैसे कुछ कंफर्म करना चाहती हो। थॉर, वो नॉर्स माइथोलॉजी का भगवान है ना? लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा और बूढ़े टेलर को अपना नाप दिया। बूढ़े टेलर ने उसके बाइसेप्स का भी ध्यान रखा क्योंकि वो थोड़े ज्यादा ही बड़े थे। खैर हाँ, उसे हैंडसम होना चाहिए, है ना? सेल्सवुमन ने पूछा क्योंकि वो लक्ष्मण से और बात करना चाहती थी। खैर, उसे हथौड़े वाला एक मोटा आदमी होना चाहिए, लक्ष्मण ने जवाब दिया और फिर मुड़ गया क्योंकि बूढ़ा टेलर अभी भी नाप ले रहा था। मोटा आदमी, सेल्सवुमन जोर से हंस पड़ी क्योंकि वो असल में किसी मोटे आदमी के बारे में बात नहीं कर रही थी, वो एक ऐसे मस्कुलर भगवान के बारे में बात कर रही थी जो बिजली को कंट्रोल कर सके। शायद आप ज़्यूस के बारे में बात कर रही हैं, हाँ हाँ। खैर, इनकी कीमत कितनी है? लक्ष्मण ने सूट की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ सर, सूट कल सुबह तक तैयार हो जाएंगे सर, और हर पीस केवल 4,80,000 रुपए का है, सेल्सवुमन ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बूढ़े टेलर को सिर हिलाकर इशारा किया और एक स्वेटर रैक की तरफ चली गई। लक्ष्मण असल में सदमे में था कि उसने अभी 28,80,000 रुपए के सूट खरीद लिए थे। हालांकि उसे अपने फैसले पर पछतावा नहीं था, लेकिन उसे लगा कि ये बहुत ज्यादा था। 1 मिनट रुको, मुझे कल दोपहर 3 बजे तक ये सूट चाहिए, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, लक्ष्मण ने कहा। उसे याद आया कि उसे क्लब और मीडिया के सामने पेश होना है। सर, आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, इसलिए अगर आप सूट के लिए प्रीमियम दुकानों में कहीं भी जाते हैं तो आपको कस्टम साइज लेना होगा, और हम इस सर्विस में सबसे फास्ट हैं, सेल्सवुमन ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। लक्ष्मण ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे आज रात यहां मुंबई में ही रुकना था, इसलिए वो आज रात किसी होटल में रुकने का प्लान बना रहा था। सर, ये प्रीमियम वूलन स्वेटर्स हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनकी क्वालिटी कंफर्टेबल और स्टाइलिश है। सेल्सवुमन ने लक्ष्मण को स्वेटर के एक बड़े कलेक्शन से मिलवाया। उसने अलग अलग रंगों वाले 5 स्वेटर चुने। हाँ सर, इसके बाद हम यहाँ स्कार्फ देख सकते हैं। सेल्सवुमन लक्ष्मण को शोरूम की दूसरी मंजिल के अंदर स्कार्फ बेचने वाली एक बड़ी मिनी शॉप में ले गई। मैं कोई औरत नहीं हूँ, लक्ष्मण को तुरंत अजीब महसूस हुआ। सर, ये केवल औरतों के लिए नहीं है। मैम, थोड़ी मदद करेगी, सेल्सवुमन ने कहा। तभी उसने अनन्या को नोटों की गड्डियों का एक बड़ा ढेर लेकर आते हुए देखा और उससे मदद मांगी। हाँ, तुम इन्हें अपने सूट में इस्तेमाल कर सकते हो या अपना चेहरा छिपाने के लिए। मुझे लगता है तुम्हें उसकी जरूरत पड़ेगी, अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने पास की एक सेल्सवुमन को बुलाया और सारा कैश उसे सौंप दिया ताकि वो लक्ष्मण से बात कर सके। लक्ष्मण ने अपना सिर हिलाया। सच में, उसे अपना चेहरा छिपाने के लिए ऐसी ही किसी चीज की जरूरत थी और शायद वो इसे नया फैशन कह सकता था। उसने और अनन्या ने 4 स्कार्फ चुने, हर एक का रंग अलग था और स्कार्फ छूने में बहुत नरम लग रहे थे। ओह, स्वेटर कितने के थे? लक्ष्मण ने पूछा, जैसे वो एक बार फिर हैरान होने के लिए तैयार हो। प्रीमियम वूलन स्वेटर्स 64,000 रुपये प्रति पीस थे और प्रीमियम सिल्क स्कार्फ 96,000 रुपये प्रति पीस। आपकी पसंद लाजवाब है सर, सेल्सवुमन ने मुस्कुराते हुए उस कपल की तरफ देखा जो ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। लक्ष्मण ने बस अपना सदमा दूर किया और अपनी गर्दन चटकाए। वो अपने ऊपर खर्च कर रहा था, इसलिए उसे इतना गिल्ट महसूस नहीं हो रहा था। ठीक है, आगे, लक्ष्मण ने बोल्ड आवाज में कहा। हाँ सर, हम आगे इन जूतों को देख सकते हैं, सेल्सवुमन ने कहा। फिर लक्ष्मण ने प्रीमियम लेदर लोफर्स 8 जोड़ी, हाई एंड स्नीकर्स 4 जोड़ी और क्लासिक ऑक्सफोर्ड शूज 2 जोड़ी खरीदे। आपने मुझे अपनी शर्ट्स नहीं दिखाई, लक्ष्मण ने कहा। वो काउंटर पर था और काउंटर पर बैठे लोग लक्ष्मण का कुल बिल जोड़ने में बहुत बिजी थे। हाँ सर, हमारी शर्ट्स उतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपको लुई फिलिप शॉप रिकमेंड कर सकती हूँ जो शर्ट्स लेने के लिए एक बढ़िया जगह है। सेल्सवुमन ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए ईमानदारी से कहा। कुल बिल 62,50,400 रुपये का था।
लक्ष्मण ने बस कैश में पेमेंट की और कहा कि वो कल सुबह इन्हें ले लेगा। उन्होंने उसे एक वीआईपी कार्ड दिया और पूरी दुकान उसे विदा करने आई। फिर वो लुई फिलिप शॉप की तरफ चला गया जो पास में ही था, और लक्ष्मण ने तुरंत 16,000 रुपये प्रति पीस के हिसाब से 8 शर्ट्स खरीद ली। उसने लाल रंग की एक शर्ट पहनी भी, अपनी काली पैंट के साथ वो बहुत डैशिंग लग रहा था। लक्ष्मण, तुम्हारे हाथ, तुम्हें एक घड़ी की जरूरत है, शर्ट के बैग पकड़े हुए अनन्या ने सलाह दी। हाँ, चलो इस दुकान में चेक करते हैं। लक्ष्मण ने अथोस वॉच बुटीक नाम की एक दुकान की तरफ इशारा किया। वेलकम सर, एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति ने उनका अभिवादन किया। दुकान प्रीमियम लग रही थी। लक्ष्मण ने फिर उनसे 2 घड़ियां खरीदी। पहली थी रोलेक्स डेट प्रेसिडेंट डायमंड बेजेल वेरिएंट रेफ 128348 आरबीआर जो 33,20,000 रुपए की थी, और दूसरी थी ऑडेमस पिगे रॉयल ओक रेफ 15189 एसटी जो 22 लाख रुपए की थी। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकलने वाला था, एक और घड़ी ने उसका ध्यान खींचा, लेकिन ये कोई कलाई घड़ी नहीं थी। ये बहुत शानदार लग रही थी, और ये एक पॉकेट वॉच थी। ये पाटेक फिलिप पॉकेट वॉच रेफ 973J010 है सर, जो आपके लिए परफेक्ट है। इसे सूट के साथ पहनिए और आप कमरे के सबसे क्लासिक आदमी होंगे, दुकानदार ने कहा, और फिर 40 लाख रुपए मांगे। कीमत सुनकर लक्ष्मण लगभग उठकर जाने ही वाला था, लेकिन दुकानदार ने डिस्काउंट देकर इसे 32 लाख रुपए में बेच दिया। दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे और कुछ खाया। उसके बाद लक्ष्मण ने कुछ टाई, एक वॉलेट और परफ्यूम खरीदा। ये सब करने के बाद वे बहुत थक गए थे, इसलिए कार में सब कुछ अनन्या की गोद में रखकर उन्होंने ड्राइव किया और एक होटल की तलाश की। जल्द ही उन्हें एक मिल गया जो सफेद रंग का था और बहुत ही महंगा लग रहा था। लक्ष्मण ने बस गाड़ी अंदर मोड़ ली। आज वो अपने विचारों को जीतने दे रहा था और एक शैतान की तरह पैसे उड़ा रहा था। जैसे ही फरारी अंदर आई, होटल के सामने खड़ा वैले पार्किंग वाला पागल हो गया। लक्ष्मण स्टाइल के साथ कार से बाहर निकला, अपनी चाबियां वैले की तरफ उछाली और होटल के अंदर चला गया। रिसेप्शन पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट लक्ष्मण से डील करते समय बहुत सीरियस थी, क्योंकि वो किसी वीआईपी जैसा लग रहा था, और इतने अच्छे लुक्स के साथ उसे शक हो रहा था कि कहीं वो कोई ऐसा फिल्म हीरो तो नहीं जिसके बारे में उसने कभी ना सुना हो। जब लक्ष्मण अनन्या के साथ अपने रूम की चाबियां लेकर रिसेप्शन से जा रहा था, तब आखिरकार रिसेप्शनिस्ट ने हिम्मत जुटाई और पूछा, सर क्या आप कोई मूवी स्टार हैं? नहीं लेडी, मैं एक क्रिकेट प्लेयर हूं। लक्ष्मण ने एक बड़ी मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए कहा और फिर चला गया। लक्ष्मण अनन्या को उस स्वीट में ले गया जो उसने अभी बुक किया था। रिसेप्शन पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो वे 24,000 रुपये प्रति रात वाला स्टैंडर्ड रूम ले सकते थे या फिर 34,000 रुपये प्रति रात वाला एक शानदार आरामदायक स्वीट। लक्ष्मण ने 34,000 रुपये वाला ऑप्शन चुना, लेकिन टैक्स मिलाकर ये लगभग 40,000 रुपये हो गया। उसने स्वीट 3 दिनों के लिए बुक कर लिया क्योंकि उसे शायद कुछ समय के लिए यहाँ मुंबई में रुकना पड़े। असल में उसे अपनी पढ़ाई की याद आ रही थी, लेकिन फिर उसने सोचा कि कुछ ही दिनों की तो बात है, इससे कोई नुकसान नहीं होगा। तो क्या तुम कुछ पियोगी? लक्ष्मण ने कमरे में रखे मिनी फ्रिज की तरफ इशारा करते हुए पूछा। शायद होटल का स्टाफ उसमें से शराब निकालना भूल गया था, क्योंकि वह कई तरह के ड्रिंक से भरा हुआ था। हाँ चलो वाइन पीते हैं, अनन्या ने मीठी आवाज में जवाब दिया और फिर सोफे पर बैठ गई। होटल का कमरा बहुत बड़ा और बेहद आरामदायक था। डेकोरेशन सफेद रंग की थी और बहुत क्लासी लग रही थी। लक्ष्मण के हाथ में जो भी वाइन आई उसने निकाल ली और दोनों के लिए 2 गिलासों में डालने लगा, और फिर वह भी उसके बगल में बैठ गया। कमरे का तापमान उनके लिए एकदम सही था और वे सोफे पर पीछे की तरफ टिककर आराम करने लगे। क्या तुम कल आ रही हो? लक्ष्मण ने पूछा, क्योंकि उसने कल होने वाली मीडिया कॉन्फ्रेंस के बारे में उसे बताया था। मैं कल नहीं आ सकती, वे मुझे यहीं से पिक करने वाले हैं और शूटिंग कल से शुरू हो रही है। मुझे अभी तक अपनी लाइंस भी नहीं मिली हैं, अनन्या ने माफी मांगते हुए कहा। कोई बात नहीं, हम दोनों ही बिजी रहने वाले हैं और यही बात हमें एक परफेक्ट जोड़ी बनाती है, इसलिए बुरा मत मानो, लक्ष्मण ने प्यार से उसके गाल को सहलाते हुए कहा। फिर उन्होंने शॉवर लेने का फैसला किया, क्योंकि शॉपिंग के बाद दोनों ही थोड़े थक गए थे और कल के लिए उन्हें ठीक से आराम भी करना था। लक्ष्मण ने अनन्या के सामने अपने कपड़े उतार दिए, जब तक कि वह सिर्फ अपने अंडरवियर में नहीं रह गया। लक्ष्मण ने अनन्या की तरफ देखा, जिसका चेहरा शर्म से लाल हो गया था और यह नज़ारा देखकर उसकी सांसें तेज हो गई थीं। अनन्या ने लक्ष्मण के मस्कुलर शरीर को निहारा। उसे यह मानना पड़ा कि लक्ष्मण पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा मस्कुलर हो गया था, जिस पर उसने तब ध्यान नहीं दिया था।
उसका शरीर एकदम परफेक्ट शेप में था। अनन्या खुद को रोक नहीं पाए और उसने लक्ष्मण के चौड़े सीने को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर धीरे धीरे अपना हाथ उसके एब्स पर फेरने लगी। अचानक लक्ष्मण ने उसके हाथ पकड़े और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अब दोनों एक दूसरे से पूरी तरह चिपके हुए थे। अनन्या अपने सीने पर लक्ष्मण के दिल की तेज धड़कन महसूस कर सकती थी। दोनों के चेहरे इतने करीब थे कि वे एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर सकते थे। अनन्या को नहीं पता था कि शुरुआत किसने की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, वे दोनों किसी बेकाबू टीनेजर्स की तरह एक दूसरे को चूमने लगे। अनन्या ने लक्ष्मण को कसकर पकड़ लिया क्योंकि उसे महसूस हुआ जैसे वह किसी भूखे शेर की तरह उसके होठों को निगल रहा हो। अनन्या को अब किसी चीज की परवाह नहीं थी, उसने खुद को पूरी तरह से ढीला छोड़ दिया। इस वक्त वह बस एक ऐसी औरत थी जो अपने सामने खड़े इस आदमी को अपना सब कुछ दे देना चाहती थी। ओम! अनन्या की सिसकियां लक्ष्मण के होठों में ही दब गईं, जब उसने महसूस किया कि लक्ष्मण के मजबूत हाथ उसके जिस्म को अपनी मर्जी से सहला रहे हैं। उसके हाथों ने कोई रहम नहीं दिखाया और वह उसे पूरी तरह से अपने काबू में कर रहा था। चटाक! आह! अनन्या के मुंह से एक हल्की सी कराह निकल गई जब उसे अपने कूल्हों पर एक हल्की सी चुभन का एहसास हुआ। अनन्या खुद को सिसकने से नहीं रोक पाए क्योंकि लक्ष्मण उसकी गर्दन को चूम रहा था और उसके हाथ बेताबी से उसके शरीर को सहला रहे थे। अनन्या को हल्का सा नशा महसूस होने लगा था। वह लक्ष्मण से चिपकी हुई थी और इससे पहले कि उसे कुछ पता चलता, लक्ष्मण उसके कपड़े उतार रहा था। ब्यूटीफुल! लक्ष्मण सफेद ब्रा और पैंटी में अनन्या को देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी गोरी स्किन पर यह बेहद खूबसूरत लग रहा था। लक्ष्मण ने अपनी उंगलियां उसकी मुलायम स्किन पर फेरी और उसके उभरे हुए सीने को अपने हाथों में भर लिया। लक्ष्मण ने बिना समय बर्बाद किए धीरे से उसकी ब्रा उतार दी और उसके सामने उस हुस्न का बेहद खूबसूरत नजारा था, जो किसी जन्नत से कम नहीं लग रहा था। लक्ष्मण नीचे झुका और उसे अपने होठों से महसूस करने लगा। फिर उसने धीरे धीरे उसे उसकी पैंटी से भी आजाद कर दिया और अब अनन्या पूरी तरह से बिना कपड़ों के उसके सामने थी। अनन्या को थोड़ी शर्म आ रही थी, लेकिन उसके अंदर की प्यास कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। लक्ष्मण ने भी अपने बचे हुए कपड़े उतार दिए और अब दोनों ही पूरी तरह से नंगे थे। अनन्या अपने पेट पर लक्ष्मण के पौरुष की गर्माहट महसूस कर सकती थी, जबकि लक्ष्मण की जीभ उसकी जीभ से उलझ रही थी। लक्ष्मण उसे खींचकर शॉवर के नीचे ले गया और जैसे ही गर्म पानी उन पर गिरा, दोनों ने एक दूसरे के शरीर को फिर से महसूस करना शुरू कर दिया। लक्ष्मण और अनन्या एक दूसरे को नहला रहे थे और बीच बीच में एक दूसरे को गहराई से चूम रहे थे। अनन्या ने लक्ष्मण के सख्त पौरुष को अपने हाथों में पकड़ लिया और धीरे धीरे उसे सहलाने लगी, जबकि उसके होंठ अभी भी लक्ष्मण के होठों से जुड़े हुए थे। अनन्या ने अचानक एक गहरी सांस ली जब उसे महसूस हुआ कि लक्ष्मण ने उसे पीछे की तरफ घुमाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। उसकी सांसें तेज हो गईं जब उसने महसूस किया कि वह उसके सबसे नाजुक हिस्से को महसूस कर रहा था, लेकिन अंदर जाने के बजाय वह बस उसे बाहरी तौर पर ही उत्तेजित कर रहा था। अनन्या ने एक मीठी सी कराह छोड़ी और लक्ष्मण के सीने से टिक गई, उस एहसास को पूरी तरह से अपनाते हुए जो वह उसे दे रहा था। अनन्या ने अपनी बाहों को लक्ष्मण की गर्दन के चारों ओर लपेट लिया जब उसने महसूस किया कि लक्ष्मण उसकी गर्दन को चूमते हुए उसे और भी ज्यादा उत्तेजित कर रहा था। अनन्या ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ इतना मजेदार हो सकता है। लक्ष्मण और तेज! अनन्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और जोर से सिसकने लगी क्योंकि वह अपने शरीर में उठने वाली लहरों का आनंद ले रही थी। कुछ देर बाद अनन्या बाथटब में पानी के बीच लक्ष्मण की बाहों में लेटी हुई थी। अनन्या अभी भी उसकी धड़कन को अपनी जांघों के बीच महसूस कर सकती थी। वह हैरान थी कि इतना सब होने के बाद भी वह इतना एक्टिव कैसे हो सकता है, लेकिन उसने बस अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि वह उसके कोमल स्पर्श का आनंद ले रही थी। लेकिन यह इतना बड़ा क्यों है? यही सोचते सोचते अनन्या बहुत ज्यादा थकने के कारण लक्ष्मण की बाहों में ही सो गई। लक्ष्मण गहरी नींद से तब जागा जब अचानक उसके फोन का अलार्म बज उठा। उसने खुद को सफेद बिस्तर पर पाया और अनन्या उसके बगल में सो रही थी। उसे उठने में 20 सेकंड लगे और उसने फोन चेक किया। कोच के 3 मिस्ड कॉल थे और असल में सुबह के 8 बज रहे थे। उसने अपने नए खरीदे हुए कपड़े और जूते पहने और फिर अपनी कलाई पर रोलेक्स बांध ली। इस घड़ी के लिए 32 लाख रुपये। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि इसे पहनकर मेरी किस्मत चमक जाए। लक्ष्मण ने शीशे में खुद को देखते हुए मन में सोचा। फिर उसने एक नोट और पेन उठाया और अनन्या के लिए एक प्यारा सा नोट लिख दिया। उसने उसके लिए 40,000 रुपये नकद छोड़े, कल शॉपिंग में मिला सारा कैश अपने बैग में डाला और स्वीट से निकल गया।
वह दोपहर में इसी होटल में वापस आने वाला था, इसलिए उसने अपने बाकी के कपड़े कमरे में ही छोड़ दिए, फिर लिफ्ट ली, नीचे गया और रिसेप्शन पर पहुंच गया। सुनिए, बॉम्बे बुटीक नाम के एक स्टोर से मेरे कुछ कपड़े आने वाले हैं, उन्हें मेरी तरफ से रिसीव कर लेना और मेरे कमरे की सफाई करवा देना, लक्ष्मण ने रिसेप्शन पर मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने हाथों में कैश से भरा बैग लिए निकल गया। जैसे ही वह बाहर खड़ा हुआ, लाल फरारी उसके सामने आ गई। वह मुस्कुराया और वैले को 1600 रुपये की टिप देकर प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी के लिए निकल गया। उसका अभी भी आज क्लास अटेंड करने का इरादा था। उफ, उसे 1600 रुपये की टिप के साथ मैंने ऑफिशियली अपने 1.6 करोड़ रुपये बर्बाद कर दिए हैं। लक्ष्मण जब प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की तरफ ड्राइव कर रहा था तो वह काफी फ्रेश महसूस कर रहा था। उसने खिड़कियां खोल रखी थीं और कार हाईवे पर सरपट दौड़ रही थी। ये चीज बहुत तेज है, वास्तव में कुछ ज्यादा ही तेज। मैं इससे भी तेज ड्राइव कर सकता हूं। लक्ष्मण 107 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा था, जो शायद बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी, लेकिन हाईवे की लिमिट 104 किलोमीटर प्रति घंटे थी। लक्ष्मण सुबह 9:12 बजे प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी पहुंचा और उसकी क्लास 10 बजे शुरू होनी थी, इसलिए वह बैंक चला गया। उसके पास बहुत सारा कैश पड़ा था और उसे बैंक से अपना नया क्रेडिट कार्ड भी लेना था। जैसे ही फरारी बैंक के बाहर रुकी, बैंक मैनेजर, जो हीटर के सामने आराम से बैठकर गर्म कॉफी पी रहा था, सदमे में खड़ा हो गया। फिर वह अपने केबिन से बाहर बैंक के गेट की तरफ आया और लक्ष्मण को देखकर मुस्कुराने लगा। सुमित, लक्ष्मण ने बैंक मैनेजर का अभिवादन किया, जो बस एक मुस्कान के साथ बाहर आया था। सर, आपका स्वागत है। श्रुति, सर जिस काम के लिए आए हैं वह सब मेरे केबिन में ले आओ, नेशनल बैंक के मैनेजर सुमित ने सूट पहने एक महिला से कहा और फिर लक्ष्मण को अपने केबिन में ले गया। सर, मैं पहले आपको नहीं पहचान पाया था, वरना मैंने आपको हमारे बैंक की और भी कई सुविधाएं दी होती, सुमित ने चेहरे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा। कोई बात नहीं, मैं यहाँ ये पैसे जमा करने और अपना कार्ड लेने आया हूँ, लक्ष्मण ने कहा। वह कुर्सी पर बैठ गया और उसे अपने साइज में आए बदलाव का एहसास हुआ, क्योंकि कुर्सी उसे थोड़ी अनकंफर्टेबल और छोटी लग रही थी। बिल्कुल सर, आपको जो पेमेंट मिली है बैंक ने उसे कंफर्म कर लिया है और हेडक्वार्टर ने मुझे एक ऑफिशियल लेटर भी भेजा है कि मैं आपका खास ख्याल रखूं, और बेशक एक मुंबईकर होने के नाते यह मेरा फर्ज भी है, मैनेजर सुमित ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा। तो बैंक को पहले से पता है कि मैं दिल्ली डायनामोस के लिए खेलने वाला हूं? लक्ष्मण ने पूछा। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि बैंक इतने पावरफुल होते हैं। बिल्कुल, डायनामोस का भी बैंक अकाउंट यही है और वे इस तरह के बड़े ट्रांजैक्शन के लिए हमेशा हमारे बैंक का ही इस्तेमाल करते हैं। सुमित ने ये कहते हुए लक्ष्मण से पैसे लिए और खुद गिनने लगा। कुल 6,39,80,400 रुपये नकद हैं। क्या मैं इसे जमा कर दूं? मैनेजर ने मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से पूछा। लक्ष्मण ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसे अपनी पे स्लिप दे दी ताकि उसके नकद पैसों पर टैक्स न लगे। सर, आपके अकाउंट का नया बैलेंस 90,78,74,448 रुपये है, मैनेजर ने खुशी खुशी जवाब दिया और फिर जिस महिला को मैनेजर ने पहले बुलाया था वह कमरे के अंदर आए। उसने पैसे लिए और मैनेजर को एक छोटा सा बॉक्स दिया। मैनेजर, मुझे लगता है कि मुझे रोजाना 16 लाख रुपये की लिमिट और कार पर 40 लाख रुपये के क्रेडिट से ज्यादा की पावर चाहिए, लक्ष्मण ने कहा, क्योंकि अभी कल ही उसने 1.6 करोड़ रुपये की खरीदारी की थी। बिल्कुल, बैंक ये समझता है, इसीलिए ये कार्ड सीधे हेडक्वार्टर से आया है। अब आप हमारे वीआईपी कस्टमर्स में से एक हैं, इसलिए आपके कार्ड में अब बहुत बड़ा अंतर है। मैनेजर ने ये कहते हुए छोटा सा बॉक्स खोला और उसमें से एक सुनहरे रंग का कार्ड बाहर निकाला। ये हमारा वीआईपी कार्ड है। इसे लिमिटलेस कार्ड भी कहा जाता है। इसमें हर दिन 4 करोड़ रुपए की लिमिट है और आप इससे 160 करोड़ रुपए तक का लोन क्रेडिट ले सकते हैं। मैनेजर ने लक्ष्मण को कार्ड के बारे में बताया और उसे सौंप दिया। लक्ष्मण ने कार्ड को देखते हुए अपनी एक भौं उठाई। वह इससे बहुत इम्प्रेस था, लेकिन उसके कानों ने वह आखिरी लाइन भी सुन ली थी कि वह इससे 160 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकता है। तो अगर मैं लोन में इतनी बड़ी रकम लेता हूं, तो वे मुझसे उस पर भारी ब्याज वसूल सकते हैं और इतनी बड़ी लिमिट के साथ मैं निश्चित रूप से जरूरत से ज्यादा खर्च कर दूंगा। क्या वे यही सोच रहे हैं? लक्ष्मण ने मैनेजर की तरफ देखा, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। फिर उसने कुछ समझते हुए हाँ में सिर हिलाया और वह भी मुस्कुरा दिया। सर, आपको 1 महीने के अंदर अपना क्रेडिट बिल चुकाना होगा, वरना आपको ब्याज देना पड़ेगा, मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा।
उसकी वह लगातार बनी हुई मुस्कान लक्ष्मण को परेशान कर रही थी, इसलिए वह उठ खड़ा हुआ और मैनेजर से हाथ मिलाने के बाद वहां से निकल गया। सर, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। जब लक्ष्मण मैनेजर के कमरे से बाहर निकल रहा था तो उसने पीछे से मैनेजर की आवाज सुनी। लक्ष्मण सीधा अपनी क्लास में गया। उसे बैंक से क्रेडिट लेने में 0% दिलचस्पी थी और पिछले जन्म में लोन क्रेडिट शब्द के साथ उसका बहुत ही भयानक अनुभव रहा था। दूसरी क्लास अटेंड करने के बाद लक्ष्मण क्लास से बाहर निकलकर वापस मुंबई ड्राइव करने ही वाला था कि तभी चश्मे वाली एक लड़की उसके सामने आ गई। हाँ, लक्ष्मण ने विनम्रता से पूछा क्योंकि वह बहुत मासूम लग रही थी और शायद उसे अक्सर परेशान किया जाता था। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, चश्मे वाली लड़की ने कहा और फिर बुरी तरह पसीना पसीना हो गई। लक्ष्मण ने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा और थोड़ा भड़क गया क्योंकि साफ था कि कोई उसके साथ प्रैंक कर रहा था या उसे बुली कर रहा था और लक्ष्मण को बुली करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं थे। खैर, मैंने सुन लिया। शुक्रिया। क्या तुम पहले मुझे बता सकती हो कि तुम कौन हो? हम चलते चलते बात कर सकते हैं, लक्ष्मण ने चेहरे पर मुस्कान के साथ विनम्रता से कहा और फिर अपना बैकपैक उठा लिया। हाँ, मेरा नाम रिया है। वह लड़की बेहद नर्वस थी और वह बहुत छोटी भी लग रही थी, कुछ ज्यादा ही छोटी। ठीक है रिया, तुम कहाँ रहती हो? लक्ष्मण ने प्यार से पूछा क्योंकि वह अंदाजा लगा सकता था कि वह यहाँ पढ़ने लायक बड़ी नहीं थी या फिर वह सच में कोई जीनियस थी। मैं थोड़ी दूर रहती हूँ लेकिन मेरा स्कूल पास ही है, रिया ने कहा और फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह चुप हो गई क्योंकि उसने अभी अभी अपना राज खोल दिया था। ठीक है रिया, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हें अपने लिए आवाज उठानी होगी। तुम्हारी दोस्त ने ही तुमसे ये सब करवाया है ना? लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए पूछा। जो भी उनके पास से गुजर रहा था वो उसे घूर रहा था, लेकिन चूंकि वह एक लड़की के साथ था इसलिए कोई उसके पास नहीं आया। हाँ, मैं असल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल से हूँ। ये पास में ही है और मेरी दोस्तों ने आज सुबह तुम्हें देखा था। उन्होंने मुझे सजा के तौर पर यहाँ आकर तुम्हें प्रपोज करने को कहा था, रिया ने बताया। निराशा की बात यह थी कि वह इस साल 15 साल की थी और उसे रोजाना इस तरह के बर्ताव का सामना करना पड़ता था। तो तुम उनसे दोस्ती क्यों नहीं तोड़ देती? लक्ष्मण ने पूछा और फिर वह गैराज में घुस गया। रिया बिना किसी बात की परवाह किए उस सुनसान गैराज में उसके पीछे पीछे चली गई। मैं असल में उनकी दोस्त नहीं हूँ, वे असल में वे बुलीज हैं। मैं उन्हें बहुत बुरी तरह पीटना चाहती हूँ लेकिन फिर मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। इसलिए, ये कहते हुए रिया को अचानक एहसास हुआ कि वे एक बहुत ही सुनसान जगह पर हैं और उसकी आंखों में डर दिखने लगा। मेरे पास जूडो में ब्लैक बेल्ट भी है, रिया ने घबराहट में कहा। वह अनजाने में खुद का बचाव करने की कोशिश कर रही थी। मैं समझता हूँ रिया, मैं बस तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तुम बहुत स्ट्रॉन्ग और बहादुर हो, लक्ष्मण ने कहा। उसे भी एहसास हुआ कि वह एक अंडरएज लड़की से जितनी ज्यादा बात करेगा वह अपने लिए उतनी ही ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर लेगा। लक्ष्मण अपनी फरारी बाहर निकाल लाया और रिया ऐसी कार देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। उसने टीवी पर भी ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी थी। बहुत खूबसूरत, रिया ने कहा। वह कार को देखकर मंत्रमुग्ध थी। जब लक्ष्मण ने अंदर से उसके लिए पैसेंजर सीट का दरवाजा खोला तो वह बिना किसी झिझक के अंदर बैठ गई। लक्ष्मण ने बस मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। वह काफी हैरान था कि यह लड़की एक मार्शल आर्टिस्ट थी और वह भी ब्लैक बेल्ट। वह अपने आप में एक जीनियस थी, लेकिन वह पलटवार करने से डरती थी। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। खैर, मैं कम से कम उसे लिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। लक्ष्मण उसे उसके घर ले गया, जो ज्यादा दूर नहीं था, और एक महंगी कार को उनके मोहल्ले में आते देख उसके सारे पड़ोसी काफी हैरान थे। रिया, बहादुर बनो, तुम स्ट्रांग हो, इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को ये बताने से तुम्हारे लिए कोई बड़ी मुसीबत नहीं खड़ी होगी, लक्ष्मण ने कार के अंदर बैठे बैठे कहा, जबकि रिया बाहर खड़ी थी। मुझे भी ऐसा ही लगता है। रिया ने अपना सिर हिलाया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना चश्मा पीछे की तरफ धकेला। उसने फैसला कर लिया था कि वह बहादुर बनेगी। उसका ये रूप देखकर लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, फिर वापस अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ ड्राइव किया और फिर कोच को कॉल लगाया। डैम लड़के, तुम कहाँ हो? तुमने आज सुबह मेरा फोन नहीं उठाया, हरीश की आवाज आई। वह काफी गुस्से में लग रहा था। मुझे माफ कर दीजिए कोच, आप कहाँ हैं? लक्ष्मण ने पूछा। उसने अपनी कार अपने हॉस्टल के ठीक बाहर पार्क की थी और जितनी जल्दी हो सके मुंबई जाने के लिए तैयार था।
मैं नेशनल स्टेडियम में हूँ, हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, समझे? तुम बस दोपहर 2 बजे तक स्टेडियम आ जाओ। प्लीज कुछ अच्छे कपड़े पहन कर आना, हरीश ने कहा और फिर वह बिजी लगा। इसलिए थोड़ी और बात करने के बाद लक्ष्मण ने कॉल काट दिया और जितनी तेजी से हो सके मुंबई की तरफ अपनी कार दौड़ा दी। वह दोपहर 1 बजे होटल पहुंच गया, जिससे उसे काफी तसल्ली मिली क्योंकि वह पूरे रास्ते यही सोचकर भागता हुआ आ रहा था कि उसे देर हो जाएगी। रिसेप्शन पर कल वाली रिसेप्शनिस्ट मौजूद थी। लक्ष्मण को होटल में एंट्री करते देख वह मुस्कुराए। लक्ष्मण ने भी मुस्कुराते हुए दूर से ही सिर हिलाया और उसके पास गया। मेरे कपड़े? लक्ष्मण ने पूछा। उसे अब ये चिंता हो रही थी कि कहीं उसके कपड़े यहाँ न पहुंचे हों। वे आपके जाने के बाद आज सुबह ही आ गए थे, सर। हमारे स्टाफ ने उन्हें आपके कमरे में बहुत सलीके से रख दिया है और कपड़े रखने से पहले उन्होंने आपके कमरे की सफाई भी कर दी थी, रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराते हुए बताया। लक्ष्मण ने संतुष्टि से सिर हिलाया। उसे अब समझ में आ रहा था कि उसने सिर्फ कुछ दिन रुकने के लिए इतने पैसे क्यों दिए हैं। सर, आपने मुझे यह नहीं बताया कि आप किस टीम से खेल रहे हैं। रिसेप्शनिस्ट एक बहुत बड़ी क्रिकेट फैन थी और यह सुनने के बाद कि लक्ष्मण एक प्लेयर है, वह अपनी उत्सुकता को छिपा नहीं पाई। खैर, मैंने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला है, क्या आप आज स्टार स्पोर्ट्स देखना चाहेंगी? लक्ष्मण ने उसे एक हिंट दिया, फिर आंख मारी और वहां से चला गया। स्टार स्पोर्ट्स? ओह हाँ, उन्होंने कहा था कि वे आज दोपहर 3 बजे इस दशक के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लाइव दिखाएंगे। रिसेप्शनिस्ट को अचानक याद आया कि दिल्ली डायनामोस एक हफ्ते पहले से ही ऐसे किसी इवेंट का एडवर्टाइजमेंट कर रही थी। क्या वही वह प्लेयर है? लेकिन वह नेशनल टीम में होने के लिए बहुत छोटा है। रिसेप्शनिस्ट ने लक्ष्मण के डायनामोस में होने के विचार को खारिज कर दिया, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी कुछ शक बाकी था। अपने कमरे में पहुंचकर लक्ष्मण ने देखा कि कमरा साफ सुथरा था और उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वह सबसे पहले बेडरूम में गया और थोड़ा निराश हुआ क्योंकि अनन्या वहां नहीं थी। लक्ष्मण ने शॉवर लिया और अपना नया खरीदा हुआ रेमंड्स का सूट पहना। सूट उस पर एकदम फिट बैठ रहा था और वह कंफर्टेबल भी था। अपने सिल्वर कलर के सूट के साथ क्लासी दिखने के लिए उसने अपनी ऑडेमस पिगे रॉयल ओक घड़ी पहनी और साथ में अपनी सोने की चेन वाली पाटेक फिलिप पॉकेट वॉच भी लगा ली। बढ़िया, मैं तो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा। लक्ष्मण ने ये कहते हुए शीशे में देखकर स्माइल की, फिर नया खरीदा हुआ परफ्यूम लगाया, अपना क्रेडिट कार्ड वाला वॉलेट लिया और अपनी कार की चाबियों के साथ बाहर निकल गया। मैं तैयार हूँ। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, लोग उससे ऐसे घूरने लगे जैसे वह कोई अजीब सा अजूबा हो, जो वहां की जगह से बिल्कुल अलग लग रहा हो। इसलिए, हालांकि वह अब इसका आदी हो रहा था, फिर भी इतने सारे लोगों के घूरने से वह थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। अपना सिर हिलाते हुए वह पार्किंग की तरफ चला गया। जब वह चल रहा था तो उसे लगा कि किसी ने उसकी फोटो खींची है। उसने ये देखने की जहमत भी नहीं उठाई कि फोटो किसने खींची, वह बस सिर नीचे किए चलता रहा। उसकी कार बाहर इंतजार कर रही थी और वह थोड़ा नर्वस महसूस कर रहा था। आखिरकार ये दुनिया के इतने बड़े मंच पर उसका डेब्यू था और थोड़ा नर्वस होना बहुत नॉर्मल सी बात थी। जैसे ही वह सीढ़ियों के पास पहुंचा, वैले ड्रॉप ऑफ पर उसकी सिल्वर कलर की फरारी आ गई। वह मुस्कुराया और कार की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके पास कोई कैश नहीं था। फिर वह दोबारा रिसेप्शन पर गया। इस बार रिसेप्शन पर एक दूसरी लड़की थी, इसलिए उसने 4000 रुपये नकद मांगे और उसे होटल से चेकआउट करते समय फाइनल बिल में जोड़ने को कहा। रिसेप्शनिस्ट ये सर्विस देकर बहुत खुश थी क्योंकि लक्ष्मण ने अभी अभी अपने कार्ड से कल रात की वाइन और रिसेप्शन से लिए गए 4000 रुपये नकद का पेमेंट किया था। कुल बिल 12,000 रुपये का था क्योंकि वाइन बहुत महंगी थी। लक्ष्मण को ऐसा लग रहा था कि ये 12,000 रुपये कुछ भी नहीं थे। शायद शॉपिंग में इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद वह इतना सुन्न हो चुका था कि 12,000 रुपये उसे मूंगफली के दानों के बराबर लग रहे थे। लक्ष्मण ने वैले को 4,000 रुपये देते हुए एक मुस्कान दी। वैले ने किसी रॉयल नौकर की तरह झुककर उसका अभिवादन किया। अचानक बोनस पाकर वह बहुत खुश था। लक्ष्मण ने नेशनल स्टेडियम की तरफ ड्राइव किया। कुछ देर ड्राइव करने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसे पता ही नहीं था कि स्टेडियम आखिर है कहाँ, इसलिए उसने एक लोकल आदमी से पूछा। उस आदमी ने पहले उसकी कार की फोटो खींची और फिर उस विशाल स्टेडियम की तरफ इशारा किया, जो वहां से साफ दिखाई दे रहा था। लक्ष्मण ने फिर भी उसे धन्यवाद कहा और स्टेडियम की तरफ चला गया। स्टेडियम खाली लग रहा था और सिक्योरिटी बहुत ही कड़ी थी। जैसे ही लक्ष्मण की कार पास पहुंची, गेट पर मौजूद सिक्योरिटी ने उसे रोक लिया।
सर, आज स्टेडियम बंद है, कोई गेम नहीं है और केवल चुनिंदा मीडिया वालों को ही अंदर जाने की इजाजत है। एक भारी भरकम बंदूक लिए एक आदमी ने आकर लक्ष्मण को समझाया। खैर, बात यह है कि मैं ही वह प्लेयर हूं जिसे आज कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, लक्ष्मण ने कहा। हालांकि सिक्योरिटी उसे नहीं पहचानेगी, लेकिन वह अपना चांस ले सकता था। यहीं रुकिए सर, हमें चेक करना होगा। आपने अपना नाम क्या बताया था? सिक्योरिटी ने पहले लक्ष्मण को ऊपर से नीचे तक देखा। वह सच में कोई वीआईपी लग रहा था, इसलिए उन्होंने उसे थोड़ा डाउट का बेनिफिट दिया। लक्ष्मण अग्रवाल, लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा। वह अभी भी कार में ही था और अपने सिल्वर सूट और सिल्वर कार में वह बहुत डैशिंग लग रहा था। सर, आपका स्वागत है, इंतजार के लिए माफी चाहूंगा। बाईं तरफ ड्राइव करें, वहां वीआईपी पार्किंग है और अंदर आपको गाइड करने के लिए लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। वॉकी टॉकी पर किसी से बात करने के बाद सिक्योरिटी गार्ड ने एक बड़ी मुस्कान के साथ वापस आकर कहा। लक्ष्मण ने बस अपना सिर हिलाया और बाईं तरफ आगे बढ़ गया। रास्ते में उसने कई कारों को लाइन में लगे देखा और कई सिक्योरिटी गार्ड्स को वहां गश्त लगाते हुए देखा। कुछ देर बाद वह वीआईपी सेक्शन में पहुंच गया। वहां अंदर 5 से 6 कारें खड़ी थीं। पूरा सेक्शन स्टील की फेंसिंग से ब्लॉक किया हुआ था, लेकिन जब लक्ष्मण की कार अंदर आई तो पिंजरे जैसा दिखने वाला वह बड़ा गेट अपने आप खुल गया। लक्ष्मण नीचे उतरा और अपने कपड़ों को ठीक किया, क्योंकि कार में बैठे रहने की वजह से उनमें थोड़ी सिलवटें आ गई थीं। फिर वह पार्किंग से बाहर आ गया। सर, एक महिला अपने हाथ में फूलों का गुलदस्ता लिए और चेहरे पर एक बड़ी सी बनावटी मुस्कान चिपकाए उसके पास आए। लक्ष्मण ने बस अपना सिर हिलाया और गेट की तरफ चल दिया। जैसे ही उसने गेट पार किया, उसने देखा कि सूट पहने कई लोग आपस में बात कर रहे हैं और उसने असल में उनमें से 2 को अपने पिछले जन्म से पहचान लिया था। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा, क्योंकि वह असल में अपने पिछले जन्म में उन दोनों का फैन था और वे कोई क्रिकेट प्लेयर नहीं थे। लक्ष्मण असल में कंफ्यूज था कि वे यहाँ क्यों आए होंगे। लक्ष्मण, आखिरकार तुम आ ही गए। आओ, मैं तुम्हें उन लोगों से मिलवाता हूँ जिन्हें तुम्हें जानना चाहिए। हरीश अचानक कहीं से आ गया और उसने सूट पहन रखा था। वाह कोच, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, लक्ष्मण ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, हरीश ने उसका हाथ पकड़ा और उसे एक ऐसे व्यक्ति के सामने खड़ा कर दिया जिसने काला सूट पहना हुआ था और बहुत ही प्रभावशाली लग रहा था। सर, ये लक्ष्मण है। लक्ष्मण, ये दिल्ली डायनामोस के चेयरमैन मिस्टर सिंघानिया हैं। हरीश ने सबसे पहले लक्ष्मण का परिचय चेयरमैन से करवाया। आहा, अब मुझे समझ में आया कि उन्होंने तुम्हें साइन क्यों किया। सिर्फ तुम्हारे करिश्मे से ही। जब तुमने वेन्यू में एंट्री की तो हर इंसान सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था, सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा। वह असल में लक्ष्मण को जज कर रहे थे और बहुत खुश थे, क्योंकि अगर लक्ष्मण बाद में अच्छा नहीं भी खेलता है तो भी वह इतने करिश्मे के साथ एक बेहतरीन शोमैन बन सकता था। सर, मैंने उसे उसके लुक्स की वजह से साइन नहीं किया है। इसका मैं आपसे वादा कर सकता हूं। आदित्य वाधवा बीच में बोल पड़ा। वह दूर से लक्ष्मण को देखते ही दौड़ता हुआ आया था, क्योंकि वह बहुत नर्वस था और लक्ष्मण को अंदर आते देख उसे बहुत राहत मिली थी। मुझे पता है कि तुम बेवकूफ नहीं हो, मैंने तुम्हें बेवकूफी भरे काम करने के लिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया है, सिंघानिया ने सख्त आवाज में कहा। हालांकि वह लक्ष्मण को देखकर मुस्कुराए थे, लेकिन वह एक सख्त इंसान थे। आदित्य, हमारा भी परिचय करवाओ, एक व्यक्ति ने कहा। वह बहुत ही फॉर्मल लग रहा था, किसी ऐसे इंसान की तरह जिसके अंदर बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस चलते हों। बिल्कुल सर, लक्ष्मण, ये दीपक मेहरा हैं, हमारे प्रेसिडेंट और सीईओ, और दीपक, ये लक्ष्मण है। आदित्य वाधवा ने उनका परिचय करवाया और कई कोचिंग स्टाफ भी खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए अंदर आ गए। लक्ष्मण ये देखकर बहुत खुश था कि लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे थे। उसे लगा था कि शायद वे उसे इग्नोर करेंगे या भाव नहीं देंगे। फिर चेयरमैन मिस्टर सिंघानिया ने लक्ष्मण के हाथ को धीरे से छुआ और कहा, आओ, मैं तुम्हें अपने 2 दोस्तों से मिलवाता हूं। लक्ष्मण ने हाँ में सिर हिलाया, क्योंकि एक चेयरमैन को कौन मना कर सकता है, और बेशक यह आदमी एक अरबपति था। लक्ष्मण चेयरमैन के साथ चला गया। चलते समय उसने एक बड़ा सा बोर्ड देखा जिस पर लिखा था, यहाँ कैमरे की अनुमति नहीं है। वह असल में इम्प्रेस था, क्योंकि कोई भी फोटो नहीं खींच रहा था। ये मेरे दोस्त बहुत बड़ी हस्ती हैं, इसलिए इन्हें इम्प्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, सिंघानिया ने चलते हुए कहा। जैसे ही वह चल रहा था, लोग उसे रास्ता दे रहे थे। फिर सिंघानिया उसे एक ऐसी जगह ले गया जहां एक व्यक्ति हाथ में शैंपेन का गिलास लिए बात कर रहा था। वह भी सिंघानिया की तरह 60 के दशक का लग रहा था। उसके सफेद बाल थे और वह बेहद प्रभावशाली लग रहा था।
ये नेशनल बैंक के रीजनल प्रेसिडेंट हैं। मुंबई की नेशनल बैंक की सभी ब्रांच इन्हीं के अंडर आती हैं। सिंघानिया ने लक्ष्मण का उनसे परिचय कराने से पहले कहा। लक्ष्मण, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर सिंघानिया लक्ष्मण को उस जगह ले गया जहां लक्ष्मण कमरे में एंट्री करने के बाद सबसे पहले जाना चाहता था। ये मिस्टर मखीजा हैं। ये WWF नाम का एक बहुत बड़ा रेसलिंग शो चलाते हैं। सिंघानिया ने अपने उस दोस्त का परिचय दिया जिसे लक्ष्मण अपने पिछले जन्म से जानता था। लक्ष्मण आगे बढ़ा और अपना हाथ बढ़ाया। मखीजा ने लक्ष्मण की तरफ देखा, फिर मुस्कुराए और उससे हाथ मिलाया। ये मेरी कंपनी के सबसे महान रेसलर्स में से एक है। इसे वीरान के नाम से जाना जाता है। मखीजा ने फिर अपने बगल में खड़े व्यक्ति का परिचय दिया। वह जवान और काफी मस्कुला था। लक्ष्मण इस व्यक्ति को भी जानता था और मुस्कुराते हुए उससे हाथ मिलाया। फिर उसे वीरान की तरफ से थोड़ी दुश्मनी जैसी वाइब महसूस हुई। क्या मैंने कुछ गलत किया है? कुछ कैजुअल बातों के बाद हरीश एक सरप्राइज के साथ अंदर आया। वह लक्ष्मण के माता पिता को लेकर आया था, जिससे लक्ष्मण बहुत हैरान हुआ क्योंकि वह इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। हाय डैड, मॉम। लक्ष्मण आगे बढ़ा और उन्हें कसकर गले लगा लिया। फिर अपने छोटे भाई को भी गले लगाया, जो थोड़ा शर्मा रहा था। खैर, तुम्हारे कोच ने मुझे आज के बारे में बताया था और हमारे लिए एक कार भी भेजी थी, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्हें अपने बेटे पर बहुत गर्व था। मीना, जो अभी भी अपनी व्हीलचेयर पर थी, उसने लक्ष्मण को सिर से पांव तक देखा। ये सब सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। थैंक यू कोच, लेकिन आपको उनका नंबर कैसे मिला? लक्ष्मण ने पूछा क्योंकि हरीश उसके ठीक बगल में खड़ा था। खैर, तुम्हारे हॉस्टल के फ्लो मैनेजर से, हरीश ने आंख मारते हुए कहा। लक्ष्मण ने बस अपना सिर हिलाया, फिर अपने परिवार से बात की और उन्हें यहां मुंबई शिफ्ट होने के लिए कहा ताकि वह अक्सर घर आ सके। हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं, रोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। लक्ष्मण, समय हो गया है, मेरे साथ आओ, हरीश ने लक्ष्मण को अपने पीछे आने को कहा। लक्ष्मण ने सिर हिलाते हुए हरीश के साथ चलना शुरू किया, जो उसे एक वैनिटी वैन के पास ले गया। वैनिटी वैन बहुत बड़ी थी और उस पर दिल्ली डायनामोस का एक बड़ा सा लोगो बना हुआ था। ये चेयरमैन की तरफ से एक गिफ्ट है। वे शायद ही कभी ऐसा कुछ देते हैं। ये तुम्हारे बालों के लिए है। हरीश ने लक्ष्मण के लंबे बिखरे हुए बालों की तरफ इशारा किया। मैं अंदर जाकर उन्हें धन्यवाद दूंगा, लक्ष्मण ने कहा। उसे असल में यकीन नहीं था कि वह इस बड़ी सी वैन के अंदर जाकर क्या करने वाला है। अंदर जाते ही सबसे पहली चीज जो उसने नोटिस की वही ये थी कि उससे थोड़ी छोटी उम्र की एक लड़की सोफे पर बैठी थी। जैसे ही लक्ष्मण अंदर आया, वो खड़ी हो गई। अंदर का नज़ारा बहुत सारी लाइट्स के साथ किसी महंगे अपार्टमेंट जैसा लग रहा था। वहां एक बेडरूम भी था और सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज ये थी कि वहां क्रिकेट बैट की कई कतारें रखी हुई थीं। इसका नाम ईशा है और यह एक हेयर स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट है। यहाँ बैठो और जितनी जल्दी हो सके तैयार हो जाओ। जब यह अपना काम कर ले तो मुझे बुला लेना, हरीश ने ईशा से कहा और फिर वहां से चला गया। लक्ष्मण ने सिर हिलाया और बस शीशे के सामने बैठ गया, जबकि ईशा बहुत ही प्रोफेशनल थी। उसने बस उसके बालों को थोड़ा सा ट्रिम किया और एक जेल के साथ उसे एक बहुत ही फॉर्मल लुक दे दिया। लक्ष्मण ने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया, फिर उसने देखा कि ईशा अपना फोन निकालकर हरीश को कॉल कर रही थी। वो बस अंदर इंतजार कर रहा था और उसने घड़ी की तरफ देखा। समय दोपहर के 2:50 बज रहा था। हरीश गंभीर चेहरे के साथ भागता हुआ आया। वह घबराया हुआ लग रहा था और लक्ष्मण को देखकर उसने उसे खींचा और एक दरवाजे के पास ले गया। लक्ष्मण, इस दरवाजे के पीछे स्पेशल गेस्ट्स और बहुत सारा मीडिया है, इसलिए इस दरवाजे के अंदर जाने के बाद वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं है। लोग तुम्हारी तस्वीरें खींचेंगे, वे तुम्हें पहचान लेंगे और वे तुम्हें परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन अब कोई भी चीज तुम्हें फिर से नॉर्मल नहीं बना सकती। तुम एक सुपरस्टार बनने जा रहे हो। हरीश ने लक्ष्मण का हौसला बढ़ाने के लिए ये बातें कहीं, जिससे लक्ष्मण पहले से भी ज्यादा नर्वस हो गया। हरीश ने लक्ष्मण को देखकर स्माइल की और फिर अपने कान की तरफ इशारा किया। लक्ष्मण को पहले तो समझ नहीं आया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह समझ गया। हरीश चाहता था कि वह अंदर से आ रही आवाजों को सुने। लक्ष्मण ने भी इस बात पर फोकस किया कि कमरे के अंदर वे किस बारे में बात कर रहे थे। हमें सच में बहुत गर्व है, बल्कि हमें पूरा यकीन है कि वह इस वर्ल्ड कप में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। वाइस प्रेसिडेंट, क्या हम उसे चेन्नई चैलेंजर्स के विक्रम से भी बेहतर रिक्रूट मान सकते हैं? उनका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि एक बैट्समैन है और दूसरा फास्ट बॉलर। इसमें कोई शक नहीं कि दोनों ही चमकेंगे।
कई लोगों का ये भी मानना है कि आपने विक्रम पर से स्पॉटलाइट छीनने के लिए ये 800 करोड़ रुपए की डील की है, जिसे चेन्नई चैलेंजर्स से 600 करोड़ रुपए की डील मिली है। ऐसा कौन करता है? पब्लिसिटी स्टंट के लिए 200 करोड़ रुपए कौन बर्बाद करता है? कमरे के अंदर तरह तरह की बहस और सवाल जवाब चल रहे थे। ये सुनकर लक्ष्मण और भी ज्यादा नर्वस हो गया, लेकिन अचानक उसकी आंखें थोड़ी चमकने लगी और वह पूरी तरह शांत हो गया। लक्ष्मण ने पास की छोटी सी खिड़की के शीशे में अपना ये रूप देखा। तो क्या ये भी मेगास्टार होने का एक फायदा था? लक्ष्मण इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, लेकिन वह बेहद शांत महसूस कर रहा था और दुनिया में किसी भी चीज का सामना करने के लिए तैयार था। लक्ष्मण, तुमने उस रेसलर को भी देखा था ना? या उस अरबपति आदमी को जो WWF चलाता है? उसने असल में तुम्हारे लिए अपने शो से एक थीम सॉन्ग इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है, हरीश ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे लिए थीम सॉन्ग? मतलब जब मैं मैदान में एंट्री करूंगा तब? लक्ष्मण ने पूछा, वह थोड़ा एक्साइटेड महसूस कर रहा था। हाँ, उन्होंने तुम्हें जर्सी नंबर 7 और उस रेसलर का थीम सॉन्ग दिया है। अब से तुम दोनों इसे शेयर करोगे, हरीश ने कहा, और फिर अंदर क्या हो रहा था उसे सुनने पर फोकस करने लगा। तो इसलिए वह थोड़ा दुश्मनी वाले अंदाज में था। लक्ष्मण को याद आया कि हाथ मिलाते वक्त वीरान थोड़ा ज्यादा ही सख्त बर्ताव कर रहा था।